वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 के तेलुगु लैंग्वेज हॉरर थ्रिलर फिल्म ईशा की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत 4 बच्चों से होती है, स्कूल बच्चों से, जिनका नाम है राजू, विनय, नैना और अपर्णा। ये चारों बच्चे स्कूल से वापस घर आ रहे होते हैं और भूत प्रेत की कहानी डिस्कस कर रहे होते हैं। अपर्णा कहती, तुम्हें पता है, मेरी दादी ने बताया कि उनकी जान पहचान की एक लड़की ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी और कुछ दिनों के बाद उस लड़की की आत्मा ने अपनी ही फ्रेंड को पजेस कर दिया, उसे भी अपनी तरह मौत दे दी। तो नीना पूछती, क्या कह रही हो, सच में भूत प्रेत होते हैं क्या? तो राजू कहता है, अरे नहीं यार, ये बूढ़े लोगों के पास सुनाने के लिए कुछ होता नहीं है ना, इसलिए वो बस ये भूत प्रेत की कहानी सुनाते हैं मनोरंजन के लिए। जिस पर नैना कहती है, पर मुझे तो भूतों से बहुत ही डर लगता है। अचानक से राजू जोर से भू कहकर उसको डरा देता है और फिर सभी राजू के पीछे भागते हैं उसको पीटने के लिए। और सीन यहाँ से 20 साल के बाद हो जाता है दोस्तों शिफ्ट। हम एक 10-12 साल की लड़की को देखते हैं जो कि चांदनी रात में कब्रिस्तान में भटक रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो तो कब्र के ऊपर सो भी रही है, जो कि उसकी माँ और दादी भी देखकर रोने लग जाती है और वो समझ जाती है कि पक्का हमारी लड़की पजेस्ड हो चुकी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इसीलिए वो कुछ दिनों के बाद एक आदमी के कांटेक्ट में आती है जिसे एक बाबा के बारे में पता है, इसीलिए वो उस आदमी को सारी बातें बताती है और वो आदमी भी उसको भरोसा दिलाता है कि स्वामी जी सब संभाल लेंगे, उन्होंने पहले भी बहुत सारे भूतों को भगाया है। ये तो आपकी लाडली की नसीब अच्छी है कि आप लोगों को मेरे द्वारा स्वामी जी के बारे में पता चल गया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और अब आप देखना कैसे आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। तो तभी कार से वहाँ पे स्वामी जी आ जाते हैं। उनके सामने लड़की की माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लग जाती है कि प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए कैसे भी करके। स्वामी जी पूछते हैं कि बच्ची किसके कब्र पे जाकर सोती है, पहले ये बताइए। तो वो आदमी बताता है वो मुनियम्मा नाम की लेडी की कब्र पे जाकर सो जाती है। मुनियम्मा ने 10 दिन पहले खुद को जलाकर मार डाला था दोस्तों। अब स्वामी जी के कहने पर उस आदमी ने पहले लड़की को बांध के रखा होता है, साथ ही सामने कुछ सामग्री रखी होती है, सिद्ध किया हुआ हल्दी पाउडर भी होता है। तो स्वामी जी उन पाउडर्स को एक एक करके लड़की के ऊपर फेंकते हैं और फिर उसे हंटर से मारते हैं, जिससे लड़की बुरी तरह से तड़पने लग जाती है। उसके घर वाले तो रोने लग जाते हैं और स्वामी जी से रहम की भीख मांगते हैं कि इस तरह तो मत करिए अत्याचार। तो स्वामी जी कहते हैं, अरे आप लोग धैर्य रखो, मैं जल्दी बच्ची को उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचाऊंगा और अगर मैं अभी रुक गया तो सब मारे जाओगे। ये कहकर वो उसको मारना जारी रखता है, मतलब रुकता नहीं। और फिर वही होता है दोस्तों जिसका डर उस बच्ची की माँ को था, उसकी बेटी मर जाती है। और स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें हमारे पास और पहले आना चाहिए था, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर चली गई है। तो जब बच्ची को दफनाया जाता है तो सारे गांव वाले देखने आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बड़े हो चुके अपर्णा, विनय, नैना और राजू को भी देखते हैं। उसी रात जब नैना अपने घर में सो रही होती है तो अचानक आधी रात में उसकी पहले नींद खुलती है और फिर वो अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करती है। लाइट्स फ्लिकर होते हैं और फ्लोर पे खून के पैरों के निशान होते हैं। तो उन निशानों को फॉलो करते करते नैना अपने हॉल रूम तक पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे पर्दे के पीछे कोई दिखाई देता है। पर्दा हटाने से उसे उसी लड़की का भूत दिखाई देता है जिसे स्वामी जी ने हंटर से पीट पीट कर मार डाला था। अब उसको देखकर नैना की एकदम से जोर से चीख निकल जाती है। इस तरह उसकी नींद भी खुल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि यह तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन एक चीज हो गई थी दोस्तों, इस सपने ने उसको बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया था। फिर वो अगले दिन सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, साथ ही ये भी बताती है कि वो बच्ची मेरे घर पे काम करने वाली की बेटी थी, उसे मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा था और जब हमें उसके बारे में पता चला तो हमने सजेस्ट किया था उसकी माँ को कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा, ये स्लिप वॉकिंग के साइन हो सकते हैं। मगर वो लोग तो उल्टा फ्रॉड स्वामी जी के चक्कर में फंस गए, बेचारे की जान चली गई उस वजह से। अब उसकी मौत के बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बता नहीं सकती मैं। इन पाखंडियों को तो पत्थर से मार मार कर मारना चाहिए। देखो मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए, ये जितने भी पाखंडी है ना सभी को एक्सपोज करना है। तो दोस्तों उसके सारे दोस्त राजी हो जाते हैं ये काम करने के लिए। अब अगले दिन अपर्णा और नैना जाते हैं उसी स्वामी की कुटिया में और छिपकर वीडियो बनाने में लगे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि स्वामी जी अपने एक आदमी से कह रहे हैं कि आज कौन कौन अपनी समस्या लेकर आए हैं। तो वो आदमी बताता है कि आज 2 लड़कियां और एक अधेड़ उम्र की औरत का केस आया है। उस औरत के पास पैसे बहुत है पर उसके घर वाले अंधविश्वासी हैं, उन्हें डर है कि उस लेडी को किसी ने पजेस किया हुआ है। तो स्वामी जी कहते हैं कि बहुत खूब, उनकी जो डर है वही तो हमारे अंधा पैसा कमाने का जरिया है। फिर वो पूछते हैं कि हाल फिलहाल में उसके गांव में कोई कांड हुआ है क्या? तो वो आदमी खबर देता है कि हाँ, उसके गांव में एक 10th क्लास की बच्ची फेल होने की वजह से कुएं में डूबकर मर गई थी। साथ ही उसके गांव में कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसी में 2 महिला मजदूर की जान भी गई थी। तभी दोस्तों स्वामी जी का एक आदमी नैना और अपर्णा को टोक देता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो रे यहाँ पे? तो दोनों बहाना बनाती है कि हम वो वॉशरूम ढूंढ रहे थे। तब वो आदमी उनको बाथरूम का रास्ता दिखा देता है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि स्वामी जी लोगों की समस्या सुनने के लिए आते हैं, तो लोग उनकी पहले जय जयकार करते हैं और फिर एक आदमी स्वामी जी को इस अधेड़ उम्र की औरत के बारे में बताता
बताता है कि ये पिछले 1 महीने से पागलों की तरह बिहेव कर रही है। तो स्वामी जी सुनते ही उस लेडी का चुल पकड़कर कहने लग जाते हैं कि लक्ष्मी इन्हें परेशान करना बंद कर दे, तेरे फेल होने से इनका कोई लेना देना नहीं है। और फिर दोस्तों उस लेडी की फैमिली को बताता है, मतलब स्वामी बताता है कि देखो कुछ महीने पहले लक्ष्मी क्लास 10th में फेल हो गई थी और गांव के बाहर वाले कुएं में जाकर उसने अपनी जान दे दी थी। उसी कुएं में इस लड़की ने शाम के टाइम जाकर खाना खाया था और लक्ष्मी ने इसे पजेस कर लिया। अब ये सुनकर तो सारे लोग स्वामी जी की जय जयकार करते हैं कि बताओ हम इतनी दूर से आए थे और इन्होंने समाधान कर दिया समस्या का, जबकि हमने तो स्वामी जी को कुछ बताया ही नहीं और स्वामी जी को पहले पता चल गया। अंतर्यामी है स्वामी जी तो महान है। इस तरह दोस्तों स्वामी जी की जय जयकार होती है और इन सारी चीजों की भी नैना वीडियो बनाने में लगी हुई है, मगर स्वामी के लोगों को उन पे शक हो जाता है, इसीलिए वो इनको पकड़ने जाते हैं। पर सही टाइम पर ये दोनों विनय और राजू की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि नैना और उसके दोस्तों ने मिलकर जो एक्सपोजिंग वीडियो बनाई थी, उसी वजह से पुलिस उस पाखंडी बाबा और उसके चेले छापटी को अरेस्ट कर लेती है। नैना और उसके साथ यहीं पे नहीं रुकते, बल्कि कुछ और पाखंडी बाबाओं को ढूंढ कर सभी का पर्दाफाश करके उनको जेल भिजवाते हैं। अब ऐसी ही एक दिन की बात है, ये चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे अपर्णा रिवील करती है कि देखो मुझे खुशखबरी सुनानी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि अपर्णा और विनय हाई स्कूल स्वीट हार्ट थे। इन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली थी, पर इनकी फैमिलीज ने इनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। विनय का तो मानना होता है कि बस एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हमारे घर वाले भी मान जाएंगे। वहीं राजू भी दोस्तों बचपन से नैना को पसंद करता है। उसने अपना प्रमोशन ठुकरा दिया था विदेश जाने का नैना के लिए, सिर्फ ताकि वो नैना के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया अपनी फीलिंग को कन्फेस करने का। हालांकि इस बारे में विनय को सब पता था, तो वो हमेशा उसे मोटिवेट करता रहा कि नैना को बता दे, पर नहीं हो पाया फिलहाल। कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं दोस्तों और राजू अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने निकल जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि डॉक्टर आदि नाम का एक न्यूरो साइंटिस्ट था जिसका डैड इंडियन था और मॉम पाकिस्तानी, और ये रहा करता था यूएस में। आदि ने न्यूरो साइंस की फील्ड में बहुत नाम कमाया था, पर 10 साल पहले उसकी वाइफ को एक साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई थी। पर लोगों का कहना यह था कि डॉक्टर आदि ने ही अपनी वाइफ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से वो पागल हो गई। और एक दिन जब डॉक्टर आदि घर पर नहीं था तो उसकी वाइफ ने खुद की जान दे दी। उनके घर का सीसीटीवी फुटेजेस बहुत वायरल हुआ उस समय, मैं दिखाता हूँ तुमको, आओ दोस्तों। अब हम राजू के बाकी दोस्तों की तरह वो बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो देखते हैं जिसमें आदि की वाइफ बहुत ही डिमोनिक लग रही है, बहुत ही क्रीपी तरीके से डाइनिंग टेबल पर चढ़ती है और फल काटने वाले नाइफ से खुद का गला काट देती है। अब राजू बताता है कि देखो जब ये कांड हुआ ना, उसके बाद से वो आदि फरार हो गया था और कुछ साल पहले उसे इंडिया के एक छोटे से गांव में साधु के वेश में देखा गया था, जहां वो लोगों को अपनी मेडिकल नॉलेज के सहारे बेवकूफ बनाता है और लोगों का भूत भगाने का काम करता है। ये सारी बातें जानकर अपर्णा कहती कि पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन नहीं कर रहा ये सब काम करने का। जो आदमी अपनी वाइफ का इतना बुरा हाल कर सकता है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, नहीं मैं नहीं जा रही। पर दोस्तों अपर्णा के दोस्त और उसका खुद का हस्बैंड भी उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने लग जाते हैं। दूसरी ओर हम एक बीना नाम की लेडी को देखते हैं जिसका एक बढ़िया सा खुशहाल परिवार है। बीना अपने पति और बेटे के साथ जिंदगी के हंसी लम्हे जी रही होती है। एक दिन वो अपने पति की बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। उसने अपने बेटे को बाइक में आगे बैठाया होता है और खुद अपने हस्बैंड के पीछे बैठी होती है। इधर हम एक ट्राइबल आदमी महेश को देखते हैं जिसकी एक आंख अजीब सी डरावनी है दोस्तों। वो शिवजी के मंदिर में बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और लोगों का मानना यह है कि उसकी बेटी को किसी आत्मा ने पजेस कर लिया। इसीलिए वो शिवजी का आशीर्वाद लेकर अपनी बीबी बेटी को साथ लेकर एक टेम्पो से स्वामी आदि के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर राजू और उसके दोस्त भी अपनी कार से आदि के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ये लोग अपना वही हंसी मजाक करते हुए निकलते हैं। पहाड़ी इलाका होता है इसीलिए रास्ता बहुत घुमावदार होता है। अचानक उनके सामने बीना के हस्बैंड की बाइक आ जाती है और पता ही नहीं चलता लेकिन उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है दोस्तों। दोनों की गाड़ी बुरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती है। राजू और उसके दोस्त तो किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे निकल जाते हैं, मगर बीना बाइक से सीधे खाई में गिर जाती है, जबकि उसके पति और बेटे सही सलामत होते हैं लेकिन दोनों गहरे शौक में होते हैं। और कुछ ही देर में बीना का पति रोना धोना शुरू कर देता है। तब उसको देखकर महेश रुक जाता है और पूछता है भाई क्या हो गया, तो वो खाई का इशारा करता है। महेश देखता है कि बीना पत्थर वत्थर से गिरने से बुरी तरह घायल हो गई है, मगर उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक होती है, सांसें चल रही होती है। इसीलिए महेश धीरे से नीचे उतरता है और बीना को गौर से देखने लग जाता है। बीना भी महेश की आंखों में देखते हुए दम तोड़ देती है। फिर महेश भी बीना के पति को इशारे में बताता है कि देखो भाई तुम्हारी वाइफ नहीं बच पाई। कुछ देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं राजू और उसके दोस्त आदि को, जो कि झाड़ फूक वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। वो दूर से देखते हैं कि आदि बाबा एक एक करके पजेस्ड लोगों को एक व्हाइट कलर का बड़ा सा लड्डू खिला रहा है, एक बाइट खिला रहा है सबकी मतलब, और फिर बाकी बचे लड्डू को 2 टुकड़ों में तोड़ रहा है। अब अगर अंदर भी लड्डू नॉर्मल लग रहा है तो वो ये कह रहा है कि ये पजेस्ड नहीं बल्कि बीमार है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। और अगर लड्डू तोड़ने पे अंदर कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं तो फिर वो डिक्लेयर कर देता है कि ये पजेस्ड है, इसे हम कुछ दिन अपने पास रखेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। और फिर बारी आती है महेश की बेटी की। महेश बहुत रो रहा होता है और मिन्नतें करता है कि बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए। तो आदि लड्डू महेश की बेटी को भी खिलाता है, पर
खुश नसीबी से लड्डू तोड़ने पर अंदर से कीड़े मकोड़े नहीं निकलते, जिस पर आदि बाबा कहता है कि तुम्हारी बेटी को झाड़ फूंक की नहीं बल्कि डॉक्टर के इलाज की जरूरत है, जिससे महेश बड़ा खुश होता है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी वापस घर जाने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है राजू और उसके दोस्तों पे। वो तो उनपे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे राजू और उसके दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं कि अचानक ये क्या हो गया। और तभी आदि बाबा आता है और महेश को कंबल ओढ़कर अपने आदमियों के हवाले कर देता है और कहता है इसे बंद रखो। इसके बाद आदि राजू और उसके दोस्तों से यहाँ पे आने का रीजन पूछता है। वो तो साफ साफ कह देते हैं कि तुम जो ये पाखंड का धंधा जमाए बैठे हो ना डॉक्टर आदि, हम उसका पर्दाफाश करने आए हैं। ये भूत प्रेत कुछ होता नहीं है और तुम यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमने बाकी पाखंडी बाबाओं का किया है, तुम भी जेल जाओगे जल्दी। तो ये जानने के बाद आदि भी इनको खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता है कि मुझे बस 3 दिन दो, मैं तुम्हें पक्का यकीन दिला दूंगा कि भूत प्रेत सच में होते हैं। क्योंकि पहले तुम लोगों के तरह मैं भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर मेरी वाइफ के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो मैं मानने पे मजबूर हो गया। तो राजू और उसके दोस्त चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद आदि बाबा राजू और उसके दोस्तों को एक भूतिया हवेली में लेकर जाता है, जहां हवेली के चारों ओर सुरक्षा रेखा बनी होती है। आदि बाबा कहता है कि मैंने अपने आदमियों से कहकर तुम लोगों के सुरक्षा के सारे इंतजाम करवा दिए हैं, तुम बस 3 दिनों के लिए इस हवेली में रहना। और हाँ, भूलना मत कि ये एक शापित हवेली है। जब इसका निर्माण हो रहा था ना, तभी यहाँ पे काम करने वाले ठेकेदार ने अपने 3 मजदूरों को जान से मार दिया था, जिसके बाद काम कई सालों तक बंद पड़ गया था। फिर आगे चलकर जब किसी तरह ये बनकर तैयार हुआ तो जिसने ये घर खरीदा उसने अपने बीवी बच्चों के साथ खुद को खत्म कर दिया था। इस घर में एक बार आग भी लगी थी, इसलिए यहाँ बहुत सी प्रेत आत्माओं का वास है। यहाँ 3 दिन रहकर तुम देखो, तुम्हें भूतों में यकीन हो जाएगा। ये सारी बातें कहकर दोस्तों आदि तो अपने लोगों के साथ चला जाता है और राजू अपने फ्रेंड्स के साथ हवेली में एंटर करता है, जहाँ सबसे पहले अपर्णा को बड़ा अनईजी फील होता है। वो कहती है कि आदि के आश्रम में जो हुआ और यहाँ की जो स्टोरी सुनाई आदि ने, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये घर दिखने में सच में बड़ा भूतिया लग रहा है। मगर राजू कहता है कि हर अनईजी फीलिंग को डर मत समझो, वो आदि हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, समझो बात को, इसलिए बड़ी सावधानी से यहाँ पे रहो और चलो ये हवेली एक्सप्लोर करते हैं। तो अपर्णा अकेले ही हवेली देखते देखते आगे बढ़ जाती है और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शॉकिंग दिखता है कुछ। वो देखती है कि एक आदमी हथौड़े से दूसरे आदमी के सर पे बड़ी बेरहमी से मार रहा है। हथौड़े से लगातार सर पे चोट खाने के बाद वो आदमी मर चुका होता है दोस्तों, मगर फिर भी वो आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो अपर्णा की ओर देखता है तो अपर्णा डर के मारे छिप जाती है। कुछ देर के बाद जब वो वापस बाहर देखती है तो वहाँ पे ब्लैंक, कोई नहीं होता। तब वो आगे बढ़ती है और देखती है कि अचानक छत पर से एक फंदा लटक गया है और उससे लाश नीचे झूल रही है। ये देखकर डर के मारे वो चिल्लाती है और जब वो वापस देखती है तो वहाँ पे अगेन कोई नहीं होता, मगर अगले ही पल छत पर एक लाश नीचे गिर जाती है। ये देखकर तो अपर्णा डर के मारे वहाँ से भागती है दोस्तों और अपने हस्बैंड विनय से टकरा जाती है। उसे फिर वो सारी बातें बताती जो उसने अभी विटनेस की। तो विनय को तो ये सारी चीजें अपर्णा का वहम लगता है। तब अपर्णा कहती है कि इस घर में सच में कुछ तो अजीब है, मैं जब से आई हूँ मुझे इंसानी चमड़ी के जलने की स्मेल आ रही है। पर इस बात को भी विनय सीरियसली नहीं लेता। उधर राजू और नैना घूमते घूमते हवेली के पीछे वाली साइड पे चले जाते हैं, सुरक्षा रेखा के पार दोस्तों, जहाँ राजू नैना से कह रहा होता है कि अपर्णा यार बहुत ही लकी है जो उसे विनय जैसा केयरिंग हस्बैंड मिला। तो नैना कहती है आई एम श्योर तुम्हारी वाइफ भी बहुत लकी होगी, तुम भी अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखोगे ना। तभी एक चमगादड़ इनके चारों ओर मंडराने लग जाता है और ऊपर आसमान से सूरज भी बहुत अजीब सा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा होता है मानो सूरज इन्हें अपनी ओर खींच रहा है। मगर नैना अपना ध्यान भटकाती है और कहती है हमने उस आदि बाबा की बात नहीं मानी, इसलिए लगता है ये सब हो रहा है। पर फिर वो ये कहकर जोर से हंसती है और कहती है अरे हमारी जगह कोई और होता तो यही समझता, ये सब मैं मजाक कर रही हूँ, भूत वूत कुछ नहीं होता। दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों महेश को, जिसे आदि ने गुफा में बंद करके रखा हुआ है। आदि अपने 2 आदमियों के साथ जाता है महेश के पास और उससे उसकी असलियत पूछता है, पर वो आदि के एक आदमी के कंधे पे जोर से दांत काट देता है और तब आदि सिद्धि की भी राख महेश के सर पे रखता है, जिससे महेश पड़ जाता है कमजोर और औरत की आवाज में कहने लग जाता है कि अपने हाथ उठाओ, मेरा सर जल रहा है प्लीज। तो आदि उसकी नहीं सुनता एक भी और बार बार सवाल करता है कि तुम हो कौन और तुमने आज उन लोगों पे हमला क्यों किया। तो आखिर में हार मानकर महेश सारी बातें बताता है कि मैं बीना हूँ, उन लोगों की वजह से मेरी मौत हुई और मैं अपने पति और बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई, उन लोगों की वजह से मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस तरह बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती है। इधर हम इन चारों को देखते हैं जो भूतिया हवेली में चैन की नींद सो रहे होते हैं, पर उनकी चैन की नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अजीब सी आवाज अपर्णा की नींद खोल देती है और वो दूसरे रूम में चेक करने जाती है, मगर फिर उसे अपने रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। दोबारा वो वापस चली जाती है तो वहाँ पे उसको एक जली हुई लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो सीधे डर के मारे चिल्लाती है। तो विनय, राजू और नैना जाग जाते हैं और तब तक में वो भूत भी गायब हो चुकी थी। इसलिए वो पूछते हैं अपर्णा से क्या हो गया। तब वो कहती है यार मैंने एक भूत देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, बस उसकी पूरी बॉडी जली हुई थी। पर ये लोग उसको समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारा बस बुरा सपना था और कुछ नहीं। इसके बाद सभी फिर सोने चले जाते हैं। अकेले में राजू नैना से कहता है कि अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात बोलूं मैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा।
अनईजी फील हो रहा है और कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है। जिसपे नैना कहती है यार अब तुम मत शुरू हो जाओ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। पर इस बार नैना की नींद खुलती है कुछ देर के बाद, और जब वो यहाँ वहाँ देखती है तो एक चीज नोटिस करती है कि उसका अक्ष आईने में दिखाई नहीं दे रहा। वो जब आईने को छूने जाती है तो उसे अचानक से कुछ सेकंड के लिए आईने में अपना ही अक्ष दिखाई देता है, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से घायल होती है। अब नैना जाती राजू के पास और उसको जगाकर कहती कि तुम सही कह रहे थे यार, अब वो अजीब सी स्मेल मुझे भी आ रही है और मुझे तो भ्रम भी हो रहे हैं। मुझे ये सब आदि का किया धराया लग रहा है, ऐसा लगता है उसने कुछ ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, तभी तो हमें भ्रम हो रहे हैं और ये भूत प्रेत की चीखें, ये स्मेल वगैरह आ रही है। तो दोस्तों अब ये लोग पूरे घर के कोने कोने की तलाशी लेते हैं और एक खुफिया कोने में इनको बुझी हुई हवन दिखती है, जिसमें से अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। फिर क्या था, अगले ही दिन ये लोग आदि बाबा को कन्फ्रंट करते हैं और हवेली से अपना सारा तामझाम हटाने को कहते हैं। तो आदि इनको समझाने की कोशिश तो करता है कि देखो ये सब कुछ तुम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, पर ये लोग तो मानते नहीं और फिर मजबूरी में आदि अपने लोगों से कहकर सारी सुरक्षा की चीजें हटवा देता है। पर साथ ही वो ये भी वार्न करता है कि अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। लेकिन इन लोगों को आदि की बातों पे उतना भरोसा नहीं होता, तो ये उसका मजाक उड़ाकर पहाड़ी में घूमने निकल जाते हैं और यहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर ये सोचते हैं कि बताओ यार, अगर हम आदि की बातों में आकर हवेली में बंद रहते तो ये खूबसूरत नजारा तो मिस कर लेते। तभी अपर्णा की नजर सूरज पर जाती है और ऐसा लगता है कि आसमान धीरे धीरे उसे निगलने के लिए नीचे आ रहा है, मगर उसके दोस्त उसका ध्यान भटका देते हैं। उसको टोकते हैं कि देखो देखो वहाँ पे कितनी सारी प्यारी प्यारी बकरियां हैं। नैना तो एक बकरी को पकड़कर किस भी करती है, मगर उस बकरी को पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, वो बिना देखे समझे भागने लग जाती है और पहाड़ी से गिरकर बेचारी मर जाती है और बाकी बकरियां भी डर डर के भागने लग जाती है, जिससे अपर्णा को बुरा शौक लगता है। वो गुस्से में कहती देखो मुझे यहाँ पे आने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अभी घर जाना है प्लीज यार। राजू नैना उसको रोकने के लिए जाते हैं कि अरे रहने दो, देख लेंगे जो भी होगा। तो वहीं विनय थोड़ी देर रुक कर उस मरी हुई बकरी को देखकर अफसोस करने लग जाता है। फिर वो जैसे ही आगे मुड़ता है तो पूरी तरह उसकी हालत खराब, क्योंकि दो कुत्ते भौंकते हुए उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं ना, वैसे वैसे विनय को पीछे हटना पड़ रहा होता है, जिसके बाद तो वो भी खाई में गिर जाता है और सीन होता है यहीं पे कट दोस्तों। दूसरी ओर हम बीना को देखते हैं जिसने महेश की बॉडी को वश में किया हुआ है। वो अपना हाथ पैर किसी तरह खोलकर भाग जाती है। सबसे पहले जाती है अपने घर जहाँ उसकी मौत का शोक मनाया जा रहा होता है। वो पहले अपने रूम में जाती है बेचारी चुपके से और अपने सोए हुए बेटे को गले से लगा लेती है, जिससे वो जाग जाता है और खुद को एक अनजान आदमी की गोद में पाकर जोर जोर से रोने लग जाता है। तब बीना उसको शांत करवाने की कोशिश करती है कि चुप हो जाओ बेटा, ये मैं हूँ तुम्हारी माँ। जल्दी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और क्योंकि बॉडी तो महेश की है जबकि अंदर बीना है, लेकिन सभी लोगों को तो लग रहा है कि ये कौन है ये आदमी। वो महेश है दोस्तों वैसे, और उसको चोर समझकर पीटने लग जाते हैं। तो बीना अपनी फोटो की ओर इशारा करके बताना चाहती है कि ये मैं हूँ, पर कोई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि बॉडी तो महेश की है ना, मेल आदमी की, इसीलिए लोग उसे बुरी तरह पीट कर भगा देते हैं वहाँ से, जिससे फिर बीना को आता है बड़ा गुस्सा उन चारों पे कि उन्हीं की वजह से मुझे आज ये सब देखना पड़ रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं विनय को जो देर रात में हवेली लौटता है। उसके आने का इंतजार न जाने उसके दोस्त कब से कर रहे थे। विनय वैसे थोड़ा खोया खोया भी लगता है। अपर्णा भी बहुत गुस्से में होती है, पूछती कितनी देर क्यों कर दी आने में, देखो मुझे अभी घर जाना है कैसे भी करके। पर राजू और नैना उसको समझाने में जुट जाते हैं कि देखो रात बहुत हो चुकी है, हम अभी तो नहीं जा सकते और अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो बस कल की बात तो है, निकल जाएंगे, 3 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे और हमें फिर यहाँ से निकलना ही है। पर अपर्णा को आज बहुत डर लगता है, मतलब उसको यहाँ पे रुकना ऐसा लग रहा है जैसे मौत को गले लगाना है। इसीलिए वो तो दरवाजा खोलकर अकेले ही यहाँ से जाने की सोचती है, मगर उसको लगता है जोर का झटका और वो हो जाती पीछे पुश। अब बाहर इनको किसी के आने की आहट महसूस होती है, तो ये डर कर छिप जाते हैं और देखते हैं कि आदि के आश्रम में जिस आदमी ने हम पे हमला करने की कोशिश की थी ये तो वही है। इसीलिए वो चोरी चुपके से हवेली के बाहर भाग जाते हैं। और दोस्तों उस वक्त महेश इनको ढूंढते ढूंढते 2nd फ्लोर पे पहुंच जाता है। जैसे ही बालकनी से इनको मेन गेट के पास देखता है ना, तो वहीं से कूद कर नीचे आ जाता है, मगर तब तक ये चारों जंगल में छिप जाते हैं। पर महेश तो जैसे सूंघते सूंघते इन लोगों के पीछे पहुंच जाता है और तब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए क्या भागना ही पड़ता है। आगे से आदि अपने आदमियों के साथ आता है और विभूति फिर से महेश के सर पे डाल देता है, जिससे महेश कुछ देर के लिए बेहोश और आदि के आदमी उसे फिर से वापस आश्रम में लेके जाते हैं। तो वहीं ये चारों आदि पे भड़क जाते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि ये सब करने से हम डर जाएंगे। भूतों की कहानियां और वो भ्रम वाले केमिकल्स जलाना तो ठीक था, पर तुमने तो हमारे पीछे ये मुस्टंडा छोड़ दिया। तो तब आदि कहता है कि जब तुम लोग यहाँ पे आ रहे थे, तुम्हारी लापरवाही की वजह से बीना नाम की लेडी का एक्सीडेंट हो गया था, मौत हो गई बेचारी की, और उसने इस आदमी को पजेस कर लिया था तुम चारों से बदला लेने के लिए। जिसपे नैना कहती है अच्छी स्टोरी टेलर बन सकते हो तुम, मनगढ़ंत कहानियां बनाने में तुम उस्ताद हो, और इस मुस्टंडे को भी बढ़िया ट्रेन करके रखा हुआ है, कितना सैलरी देते हो उसको। पर सुनो, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है जो तुम्हारे सामने इस तरह गिड़गिड़ाएंगे, डर जाएंगे। अब देखो कल का दिन भी यहीं पे बिताएंगे और तुम्हें हरा कर दिखाएंगे। इनकी अहंकार की बोली सुनकर आदि
चुप रहना ही बेहतर समझता है और फिर ये चारों वापस हवेली में आकर सो जाते हैं। मगर राजू की नींद कुछ देर के बाद खुल जाती है। उसे ना एक लड़की की आवाज आती है जो अपने 2 बच्चों को अपने पास बुला रही है, पर वो बच्चे रोते हुए कह रहे हैं, नहीं नहीं हमें डर लग रहा है। उनकी आवाज काफी डिस्टर्बिंग होती है। राजू परेशान हो जाता है और वो उसी आवाज को फॉलो करते करते हवेली के बाहर कुछ दूर तक चला जाता है। और जब वो देखता है ना दोस्तों, उससे तो राजू के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। एक सरकटी भूतनी 2 बच्चे भूतों को अपने पास बुला रही है। ये देखकर राजू दौड़कर वापस हवेली में आता है और थोड़ी देर सांस लेने के लिए बैठ जाता है। पर जैसे उसकी नजर आसमान पे पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऊपर आसमान में एक नहीं 2 चांद होते हैं। एक तो नॉर्मल दिख रहा है, वहीं दूसरा चांद साइज में बहुत ही बड़ा और सुर्ख लाल है। दूसरी ओर हम लोगों की भीड़ देखते हैं रेलवे ट्रैक के आसपास। वहाँ आदि बाबा को भी बुलाया जाता है और बताया जाता है कि एक औरत ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर खिलाकर मार डाला और फिर खुद ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। देखिए ना, बेचारी का ना तो सर मिल रहा है ना कुछ। जिसके बाद आदि हवा में विभूति फेंक कर प्रार्थना करने लग जाता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि आदि ने पहाड़ी पे 4 कब्र बनाकर उनमें 4 पुतले रखे हुए हैं और वो तंत्र विद्या की मदद से किसी 4 सोल को कंट्रोल करने के लिए उनके कुछ सामान भी कब्र में डालकर प्रार्थना कर रहा है। यहाँ सुबह की बात है दोस्तों, जब विनय जागता है तो उसे हवेली में एक काला साया दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते वो हवेली के बाहर आ जाता है। और वहाँ उसको एक नहीं 2 सूरज दिखाई देते हैं, जिससे विनय को कुछ रियलाइज होता है और वो जाता है राजू के पास और उसको जगाकर कहता है कि देख भाई, बहुत वक्त हो गया है, अपने दिल की फीलिंग्स नीना को आज बता दे तू, मुझे बहुत ही लो एनर्जी फील हो रहा है, एक बार हक कर ले मुझे। तो राजू उसको हक कर लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कल के बाद से विनय को आखिर हो क्या गया है, ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। और हमें भी नहीं पता दोस्तों आखिर कल खाई में गिरने के बाद विनय बिना एक खरोंच के वापस कैसे आ गया। खैर वो जाता है अपर्णा के पास, जो कि अभी तक सो रही है। अपर्णा के सोए हुए में ही उसे थोड़ा प्यार करता है, अपने होने वाले बच्चे को किस करता है, यानी अपर्णा के पेट को किस करता है और फिर उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। मगर वो काला साया वापस आकर विनय को खींचते हुए अपने साथ लेके जाता है, जिससे अपर्णा की नींद खुल जाती है और वो ये सारी हरकतें देख लेती है। डर के मारे चीखती चिल्लाती है वो। और इस वक्त राजू नैना को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा होता है कि देखो, बता ही रहा होता है वो दोस्तों कि तभी उसे अपर्णा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से नैना और राजू भागकर अपर्णा के पास आते हैं। अपर्णा रोते हुए उनको सारी बातें बताती है, मगर जिद्दी नैना थी कि अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। अभी भी कहती रहती कि इसके पीछे जरूर उस पाखंडी आदि का हाथ होगा, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। पर अपर्णा यहाँ पे नैना से झगड़ा कर लेती कि अभी भी होश में आ जाओ, तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं दिख रही। इस तरह इन दोनों की यहाँ पे बढ़िया सी बहसबाजी हो जाती है, जिसकी वजह से नैना नाराज होकर हवेली के बाहर इन दोनों को निकलने का वेट करती है। पर राजू अपर्णा के कहने पे हवेली पे ही विनय को ढूंढने की कोशिश करता है, वो तो उसको नहीं मिलता। मगर कुछ देर के बाद उसकी नजर पड़ती है अपर्णा के पीछे खड़े काले साये पे। राजू उसे इशारा करता है, पर जैसे ही वो पीछे पलटती है, वो काला साया अपर्णा को भी अपने साथ लेके जाता है। राजू के तो मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो समझ नहीं आता क्या करूं, और अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर आ जाता है। वो नैना को भी साथ लेकर भागने लग जाता है और भागते भागते एक ऐसी पहाड़ी पे जा पहुंचता है जिसके आगे लेक है। तो जाहिर सी बात है वो इसके आगे तो जा नहीं सकते, इसीलिए नैना वहीं पे रुककर राजू से पूछने लग जाती है कि विनय और अपर्णा को साथ लेकर क्यों नहीं आए तुम, मुझे पागलों की तरह क्यों भागे ले जा रहे हो। तो तब राजू बोलने लग जाता है कि उस काले साये ने उन दोनों को निगल लिया। पर नैना को आज राजू पे बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे अंधविश्वासी बातें कर रहे हो, और वो अकेले ही आदि का पर्दाफाश करने के लिए निकल जाती है। कि तभी पीछे राजू को दोस्तों उसी साये के होने का एहसास होता है और वो हक्का बक्का वो आवाज तो लगाना चाहता है नैना को, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाती। बड़ा बेबस फील करता है। तभी वो साया राजू को पानी में खींच लेता है। पानी में गिरने की कुछ आवाज आती नैना को, वो दौड़ कर आती है और राजू को डूबता देखकर बिल्कुल हेल्पलेस फील करती है, मदद के लिए चिल्लाती है। तो वहाँ पे आदि बाबा आ जाता है और अब तक तो बड़ी देर हो चुकी थी। वो पानी में विभूति डालकर प्रार्थना करता है और तब नैना उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लग जाती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ, प्लीज मुझे मेरे दोस्त वापस कर दीजिए। जिसके बाद आदि कहता है कि नादान लड़की, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जिस एक्सीडेंट में बीना की मौत हुई है, उसी एक्सीडेंट में तुम चारों की भी मौत हो गई थी। तुम्हारी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी, इसलिए जो गाड़ी के नजदीक था वो भी उस आग की चपेट में आ गया। कोई नदी में डूब गया था तो कोई चट्टान से टकरा कर मारा गया। पर ये सब भी नैना को झूठी कहानी लगती है दोस्तों, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। उसके दिमाग में तो बस ये था कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया था और हम सेफली आश्रम पहुंच गए थे, बिना नाम की किसी लेडी की मौत नहीं हुई थी उसके हिसाब से। तब आदि नैना के सर पर विभूति लगाकर मंत्र पढ़ता है, जिससे उसे सारी बातें याद आ जाती हैं और वो जोर जोर से रोती है। अब आगे आदि उनको समझाता है कि इतनी अचानक तुम लोगों की मौत हुई कि तुम्हारे दिमाग ने सच्चाई को पूरी तरह से नकार दिया और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेचर ने तुम सबको याद दिलाने की कोशिश भी की, जैसे तुम लोगों को उस हवेली में जली हुई स्किन की स्मेल आना इस बात का साइन था कि अपर्णा की मौत गाड़ी में जो आग लगी थी उससे हुई, जल गई थी वो। तुम्हें उस रात शीशे में अपना अक्ष नहीं दिखाई दिया और जब थोड़ी देर
के लिए दिखाई भी दिया, तुम्हारे शरीर पर चोटों के जख्म थे। वहीं विनय का पहाड़ी से गिरना इस बात का संकेत था कि वो ऐसे ही गिरकर मारा गया था। आसमान का तुम लोगों को अपनी ओर खींचना यानी कि तुम आफ्टर लाइफ में जा सको, तुम लोगों को दूसरी आत्माएं दिखाई देना जो कि दुनिया में अभी भी फंसी हुई हैं। 2 चांद 2 सूरज इस बात का सबूत है कि तुम सभी मर चुके हो, मगर तुम लोगों ने सारे साइंस अवॉइड किए। और जब कोई आत्मा खुद ब खुद आफ्टर लाइफ में नहीं जाती तो वो काला साया अंतिम संस्कार वाले दिन आत्माओं को जबरदस्ती आफ्टर लाइफ में खींच के लेके जाता है। आज तुम चारों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इसलिए मृत्यु एक एक करके तुम सभी को अपने साथ जबरदस्ती आफ्टर लाइफ में लेके जाने के लिए आ गई। और मैंने तुम लोगों को सेफ्टी के साथ उस हवेली में इसीलिए रखा हुआ था ताकि 3 दिन के अंदर तुम्हारा अंतिम क्रियाक्रम भी हो जाएगा और तुम लोग जाने अनजाने में किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पर तुम लोगों की नजर में मैं गलत था, इसलिए तुमने अपनी सुरक्षा रेखा हटवा दी, पहाड़ी पे घूमने गए जहाँ तुम आत्माओं से डर गए और वो बकरी भी भागकर नीचे गिर गई खाई में। तो नैना रोते हुए कहती है कि मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देखना है। तो वादी उसे अपने साथ उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे नैना का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नैना जोर से अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन हाँ उसकी माँ को फील भी होता है मगर नैना उसको दिखाई नहीं देती। तभी नैना देखती है आसमान में एक बार फिर उसे अपनी ओर कोई खींच रहा है, मगर इस बार सारी सच्चाई जानने के बाद इस लोक को छोड़ने से वो इनकार कर देती है, जिससे आदि बड़ा हैरान होता है कि ये तो बड़ी जिद्दी आत्मा है, सारी बातें जानने के बाद भी मना कर रही है। यहीं पे दोस्तों फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने। बाकी आपको कैसी लगी? ट्विस्ट बढ़िया थे ना? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।